मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, इसके टोटल 150 ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है। इस बात को दिमाग में बैठा के चलिए कि यदि बायोलॉजी का सबसे जो ज़्यादा पूछा जाना ऑब्जेक्टिव सवाल होता है वो चैप्टर का नाम होता है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम बायोलॉजी में एक ऐसा चैप्टर होता है जहां से साइंस में खास करके बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। तो सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि मछली जो होती है वो गल्फड़ किससे क्या करती है, श्वसन करती है। जबकि यहाँ गल्फड़ तो ऑप्शन में है नहीं, तो गल्फड़ को और किस नाम से जाना जाता है, तो गल्फड़ को गिल्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो पौधे जो हरे होते हैं वो क्लोरोफिल के कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। अगला सवाल है कि अंतः कोशिकीय पाचन होता है, किसमें अंतः कोशिकीय पाचन होता है, तो जो अमीबा होता है उसमें अंतः कोशिकीय पाचन होता है। अगला सवाल दिया गया है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ये देखिए कितनी बार आपसे परीक्षा में पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होता है दोस्तों 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित होता है। जो टेनिन नामक उत्सर्जी पदार्थ है वो पौधों में वो कहाँ होता है, तो उनके छालों में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं। यदि आपने कभी कोशिकांग के बारे में जाना है तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी को कोशिकांग भी कहा जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है, यदि क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा होता है तो कोशिकांग का भी रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, क्योंकि कोशिकांग को ही क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो रुधिर का जो प्लेटलेट्स वाला भाग होता है वो रक्तस्राव को बहने से रोक देता है। अगला सवाल है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या टोटल 32 होता है। अगला सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो होता है 9th क्लास में यदि आप लोग पढ़े हैं तो जवाब दीजिए। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन कौन है। तो श्वसन के जो अंतिम उत्पादन है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है। तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण रक्त का जो थक्का होता है, रक्त बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त का थक्का बनने लगता है। अगला सवाल है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है। तो जो ग्रहणी है यह छोटी आंत का भाग होता है। अगला सवाल है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। ये भी जो सवाल है 2 बार पूछा है, एक 2019 में और एक 2020 में, दोनों बार पूछ चुका है। अगला सवाल है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो जो लाइपेज एंजाइम होता है वह वसा पर क्रिया करता है। अगला सवाल है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अगला सवाल है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रा जो होता है दोस्तों उसमें एक स्पर्शक पाया जाता है, जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि फ्लोएम ऊतक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतक के द्वारा, ऊतकों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। अगला सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो तिलचट्टा में टोटल 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से नहीं यानी कि 10वीं क्लास में जैसे ही प्रवेश किए तो आप लोग को जानकारी हो गया होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है वो सब हरे पौधे में होता है।
अगला सवाल है कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। इनमें से सबसे जो तेज हृदय धड़कन होता है वो चूहा का होता है। ये 2 बार पूछा है ये भी सवाल। अगला सवाल है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है। ये आप लोग पढ़े हैं, पौधे का उत्सर्जी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, गोंद भी होता है, रेजिन भी होता है, टेनिन भी होता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेजिन, टेनिन, गोंद, ये सब क्या उत्सर्जी पदार्थ होता है। अगला सवाल है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वो अंतःग्रहण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि रुधिर क्या है, रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि चालिनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालिनी नलिकाएं किस में पाई जाती है। तो चालिनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि आरबीसी की जीवन अवधि कितना होती है। यानी कि रेड ब्लड जो सेल है, लाल रक्त कोशिकाएं है, उनकी जीवन अवधि कितना होता है। तो उनकी जीवन अवधि 120 दिन होता है, लगभग 4 महीने होता है। अगला सवाल है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधे में जो भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। जो मानव हृदय है वो किससे घिरा हुआ है। तो एक पेरिकार्डियम होता है, उसी से यह घिरा होता है हम लोग का जो हृदय होता है, मानव हृदय। अगला सवाल है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, यानी कि उनमें से खून नहीं होता है। किस जीव, कौन ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो जो मक्खी है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है। ऑक्सीजन का वाहक कौन है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाएं है, जिसे इंग्लिश में आरबीसी भी कहा जाता है शॉर्टकट में। अगला सवाल है कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में श्वसन जड़ से भी होता है, तनों से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, यानी कि सब जगह से पौधों में श्वसन होता है। अगला सवाल है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित होती है। जो निमोनिया बीमारी है वो श्वसन तंत्र से संबंधित होती है, जबकि डायरिया, मलेरिया, मधुमेह किसी से भी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है, जबकि निमोनिया है यह श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला सवाल है कि मनुष्य के WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितना होता है। तो मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि 12 से 20 दिन का होता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन संवहन ऊतक है। इनमें से संवहन ऊतक कौन है। तो बी और सी, यानी कि जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक कहा जाता है। अगला सवाल है कि प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो प्रोटोजुआ जो होता है वो अपने उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन विसरण प्रक्रिया के द्वारा करता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग क्या है। तो मनुष्य के आहार नाल के जो अवशेषी अंग है उसका नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स मनुष्य के आहार नाल का अवशेषी अंग है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। इनमें से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। तो जो प्रोटीन का पाचन होता है वो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। अगला सवाल है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो मुख्य गुहा में आहार का जो कार्बोहाइड्रेट वाला भाग होता है वही पाचन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि रक्त में शर्करा को नियंत्रित कौन करता है। तो रक्त में शर्करा को नियंत्रित इंसुलिन करता है। अगला सवाल है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटी याद, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अगला सवाल है कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या होता है। तो सजीवों में पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है और जनन भी होता है, यानी कि इसका सही उत्तर क्या मारिएगा, इनमें से सभी, क्योंकि सजीवों में जनन, श्वसन, पोषण सब होता है। अगला सवाल है कि क्रमाकुंचन गति किस में पाई जाती है। तो क्रमाकुंचन जो गति है वो ग्रास नली में पाई जाती है। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। तो कोशिकांग बोले, क्लोरोप्लास्ट बोले, क्लोरोफिल बोले, सबके सब कैसा रंग का होता है, हरे रंग का होता है। अगला सवाल है कि रक्त का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तो रक्त का जो प्लेटलेट्स वाला भाग है वो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। अगला सवाल है कि सामान्य अनुशीथिलन दाब कितना होता है। तो सामान्य अनुशीथिलन दाब 120 mm होता है।
अगला सवाल है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वह एक अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एटीपी का विस्तारित रूप क्या है। ऐसे तो सभी लोग एटीपी का फुल फॉर्म याद रहता है, लेकिन जैसे ही ऑप्शन देखते हैं लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को देखकर घबरा जाते हैं कि एटीपी का रूप क्या हो जाएगा। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का विस्तारित रूप होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किन कारणों पर निर्भर करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो किरण कारण है वह उनके गुण पर भी निर्भर करता है और उसके मात्रा पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होने वाला रंग है उस रंग का नाम है लाल। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, प्रभावी है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। इनमें से पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है। तो जनन पढ़े होंगे तो इसका सही जवाब दे सकते हैं। हाइड्रा जो है पुनरुद्भवन का उदाहरण है। अगला सवाल है कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण उपस्थिति कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला सवाल है क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। अगला सवाल है इनमें से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। निम्न में किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। तो जो गार्ड कोशिकाएं होती है, गार्ड सेल होते हैं, उन्हीं से रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। अगला सवाल है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। तो जैसे ही श्वसन की क्रिया होती है उनमें से कौन सा गैस मुक्त होता है। तो आप ही लोग बताएं कौन सा गैस आप लोग छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका सही उत्तर। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। अगला सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो जो कवक में पोषण की विधि पाई जाती है वह है मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण पाई जाती है। अगला सवाल है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, जल मुक्त होता है और ऊर्जा भी मुक्त होता है। यह तीनों ऑप्शन में दिया है तो आपका यस सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज का जब भी ऑक्सीकरण होता है पूर्ण रूप से तो उनमें से ऊर्जा भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है और ये जल भी निकलता है। इसीलिए इसका सही उत्तर मार देंगे ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ेंगे, गोबर छत्ता क्या है। तो गोबर छत्ता जो है एक मृतजीवी पोषण होता है, एक मृतजीवी पोषण है। अगला सवाल है कि गुर्दे में यानी किडनी में उत्पादित मूत्र अस्थायी से कहाँ संग्रहित होता है। तो किडनी में जो उत्पादित मूत्र है वो अस्थायी रूप से मूत्राशय में संग्रहित होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होती है। अगला सवाल है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र कहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं। तो जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों पर पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि लसिका का रंग कैसा होता है। तो लसिका जो होती है वो हल्के पीले रंग की होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लसिका का रंग हल्का पीला होता है। अगला सवाल है कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई अधिक लंबी होती है, क्योंकि छोटी आंत की लंबाई बहुत लंबी होती है, न छोटी होती है न मध्यम होती है, सबसे बड़ा होता है छोटी आंत की लंबाई। अगला सवाल है कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन क्या कहलाता है। तो छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन को चाइल कहा जाता है। अगला सवाल है कि मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है। तो मूल रोमों के द्वारा जल का जो अवशोषण होता है वह परासरण विधि के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। तो मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है उसको ग्रसनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्षुद्रांश में स्थित रंसाकुर का क्या कार्य है। देखिए 2025 के पहला शिफ्ट में पूछा है। तो क्षुद्रांश में जो रंसाकुर होते हैं उनका काम है कि अवशोषण जो सतही क्षेत्र होता है उनका क्षेत्रफल को बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अवशोषण के सतही क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाना। अगला सवाल है कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है। तो 1 जूल में 0.23 कैलोरी होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जल होता है।
अगला सवाल है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? तो बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहा जाता है। अगला सवाल है कि हृदय में रक्त का प्रवाह होता है। ये हृदय में रक्त का प्रवाह, इसमें दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों, या कौन कौन हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त का जो प्रवाह होता है बायां अलिंद से बायां नीले में भी होता है और दायां अलिंद से दायां नीले में भी होता है, इसलिए इसका दोनों क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है, ना कि हाइपोटेंशन। याद रखिएगा, हाइपरटेंशन कहा जाता है। कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है? तो वो जो ग्रुप है यह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा के अलावा रक्त में आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत पट्टिकालु सब के सब पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं पाया जाता है? तो जो मछली होती है उसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। अगला सवाल है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो है वो रक्त में यकृत से प्रवेश करती है, लीवर से प्रवेश करती है। अगला सवाल है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अगला सवाल है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन विसरण प्रक्रिया के द्वारा करता है। अगला सवाल है कि बबूल के पौधों में कौन सा उत्सर्जित पदार्थ पाया जाता है? तो बबूल के पौधों में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसका नाम गोंद होता है। बबूल के पौधे में गोंद उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगला सवाल है परजीवी पौधे का एक उदाहरण क्या है? तो परजीवी जो पौधा होता है वो अमरबेल होता है। अमरबेल क्या है? परजीवी पौधा के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रैकिया, फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? तो मनुष्य के जो नासिका छिद्र है, लैरिंक्स है, ट्रैकिया व फेफड़ा, सब मिलकर क्या बनाएंगे? श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? तो पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला सवाल है एटीपी में फास्फेट की संख्या कितना होता है? तो एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होता है। अगला सवाल है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए रक्त बिम्बाणु, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, उस वह क्या होता है? उत्तरदायी होता है। इससे पहले आप लोगों ने प्लेटलेट्स सुना, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बिम्बाणु बोलते हैं। अगला सवाल है कि स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है वो 120 mmHg होता है। एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार घटक कौन है? तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो जिम्मेदार रक्त घटक है उसका नाम है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। अगला सवाल है कि कामरूप परिशेषिका किसका हिस्सा होता है? तो कामरूप परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा होता है। अगला सवाल है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति क्या कहलाती है? तो प्रकाश की ओर प्ररोह की गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन का नाम क्या है? तो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन का नाम डीडीटी है। अगला सवाल है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो रंध्र का मुख्य कार्य यही है कि गैसों का विनिमय करेगा और वाष्पोत्सर्जन करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पौधों के उत्सर्जित पदार्थ कौन है? तो पौधों के उत्सर्जित पदार्थ पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा कि सब के सब है, टैनिन है, गोंद है, रेजिन है, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो जो कुटपाद है वो आपके अमीबा में पाया जाता है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा ओनली फॉर दिन में होता है, डे में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है क्लोरोफिल वर्णा का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णा का रंग हमेशा हरा होता है।
अगला सवाल है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम बताएं। तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला सवाल है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की जो विधि होती है उसका नाम है मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण पाई जाती है। अगला सवाल है कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क का काम क्या है, उत्सर्जन करने वाला अंग होता है। तो मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। अगला सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। जितना सूर्य का प्रकाश आवश्यक है उतना CO2 भी जरूरी है, उतना ही क्लोरोफिल भी जरूरी है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। अगला सवाल है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो पौधों में जाइलम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है ऊपर की ओर। पौधों में जाइलम के द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन है। तो जो मनुष्य का वृक्क होता है, किडनी होता है, वो क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है। अगला सवाल है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है। तो इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है दोस्तों। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया परजीवी के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थान इनमें से कौन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन आपके छोटी आंत क्षुद्रांत्र में होता है। अगला सवाल है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। अगला सवाल है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो हमारा शरीर का जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, वो हमारे शरीर का है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला सवाल है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तो जो जलीय पौधे होते हैं उनमें रंध्र अनुपस्थित होते हैं। तो इनमें से जलीय पौधा कौन है। तो हाइड्रीला इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रंध्र नहीं रहता है। अगला सवाल है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी वृद्धि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। तो मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज का आकार का होता है। अगला सवाल है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है। तो ये आपके कोशिका द्रव्य में होता है। अगला सवाल है कि लैक्टेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो जो लैटेक्स होता है, जो उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी पदार्थ है, वो पीपल में भी होता है, बरगद में भी होता है, पीला कनेर में भी होता है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल है कि मानव हृदय में क्या पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 वेस में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मानव मूत्र में यूरिया की कितनी % मात्रा होती है। तो मानव मूत्र में यूरिया की 2% मात्रा होती है। अगला सवाल है कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं उद्दीपन के रूप में संचित होती है। अगला सवाल है कि इनमें किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त लाल दिखाई पड़ता है। अगला सवाल है कि वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है। तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो वाष्प उत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ होता है। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है। तो परिशेषिका आहार नाल का हिस्सा है। अगला सवाल है किण्वन क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया जो होती है वो आपके ईस्ट में होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है।
तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलियम में होता है। अगला सवाल है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो जो ट्रैकिया है वह कॉकरोच का एक श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अगला सवाल है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो जो पित्त रस होता है वो आपके यकृत से स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है। अगला सवाल है कि गांठ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो गांठ कोशिका की जो भीतरी वाली परत होती है वह क्या होती है? मोटी होती है। अगला सवाल है कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? तो एक स्वच्छ एवं स्वस्थ मनुष्य में 120/80 प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो है वह एक्टोडर्म एक प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क का क्या कार्य है? वृक्क जो है वो उत्सर्जन से संबंधित रखता है। अगला सवाल है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। अगला सवाल है कि स्वपोषी के लिए क्या जरूरी है? तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, जल जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, सूर्य का प्रकाश जरूरी है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है? तो पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा होता है, यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला सवाल है कि स्वपोषण होता है। स्वपोषण जो होता है वो आपके हरे पौधों में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? जो पत्ती होता है वही प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। अगला सवाल है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? इनमें से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो जो श्वसन की प्रक्रिया है वो सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है। अगला सवाल है मृतजीवी पौधों का उदाहरण है। मृतजीवी पौधे का उदाहरण है गोबरछत्ता मृतजीवी पौधे का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि ईस्ट किस वर्ग का एकोशिकीय जीव है? तो जो ईस्ट होता है वह कवक वर्ग का एकोशिकीय जीव होता है। अगला सवाल है कि दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण लाल होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला सवाल दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति हुई होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमेशा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला सवाल है कि कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वो उसका नाम है श्वसन के द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल है, एक और सवाल है, इसका सही उत्तर बताइए कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत कहलाता है। अगला सवाल है कि किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से जो रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है वह निलय के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? तो इस स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। अगला सवाल है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? जिसका नाम हो जाएगा प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितने पर देखा जाता है? तो स्लाइड को माइक्रोस्कोप से 10x पर देखा जाता है। अगला है और ये हम लोग का अंतिम सवाल है कि तिलचट्टा का श्वसन अंग क्या कहलाता है? तो तिलचट्टा का श्वसन अंग को ट्रैकिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और यहाँ से टोटल 150 प्लस ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।